Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 18 अगस्त 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को उस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पोंग डैम को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, क्या बोलता है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वॉज अ कमीशन सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीरप्पा मोइली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस चीज़ के रिफॉर्म्स के लिए, किस चीज़ में सुधार के लिए वीरप्पा मोइली के चेयरमैनशिप के अंडर में भारतीय सरकार ने एक कमीशन को बनाया था, वो आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए पुलिस रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी टैक्स रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर सी रिफॉर्म्स इन टेक्निकल एजुकेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों इतिहास लिखने जा रहा है भारत, सभी को इसके बारे में पता है। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की। तो चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई को निकल चुका था, उसने पहले तो पृथ्वी को लगातार ऑर्बिट किया, फिर पृथ्वी को ऑर्बिट करते करते अपना ऑर्बिट चेंज करके वो मून को ऑर्बिट करना शुरू किया। तो अभी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है ये हमारा चंद्रयान 3। बहुत ही जल्द, लगभग बताया जाता है कि 23 अगस्त 23 ऑफ अगस्त को ये चंद्रयान 3 हमारे चांद के ऊपर में लैंड कर जाएगा। लेकिन उससे पहले कल एक और बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है चंद्रयान 3 को लेकर, वो ये है कि इसमें जो हमने प्रोपल्शन और साथ ही साथ में लैंडर मॉड्यूल्स को जोड़ा हुआ था वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। मतलब अभी हम और बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं चांद के। कुछ ही टाइम और रह गया है, क्योंकि आज जैसे 18 अगस्त तक कुछ ही दिनों की बात है, 23 ऑफ अगस्त को हमारा ये जो लैंडर है वो जल्दी से चांद के ऊपर लैंड कर जाएगा। लेकिन अभी आपने कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन समझनी होगी चंद्रयान 3 के बारे में, जिसके बाद आपको ये प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल का जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा। चलो पहले हम लोग समझते हैं कुछ फोटोज़ के माध्यम से। दोस्तों मेरे पास में कुछ एनिमेटेड वीडियोस भी हैं जो कि मैं आपको दिखा सकता हूं, बट यार कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं वो दिखा नहीं पा रहा हूं। अगर वो वीडियो आप देखोगे, वैसे आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर में, इसरो की वेबसाइट पर आपको एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पे बहुत ही सरल तरीके से आप देख पाओगे कि किस तरीके से जो चंद्रयान 3 है वो लैंड करने वाला है हमारे चांद के ऊपर में। तो पृथ्वी से यहाँ पर ये जो LVM-3 रॉकेट है ये निकला, ये रॉकेट लेकर आप कह सकते हो चंद्रयान 3 को पहुंचता है स्पेस में। चंद्रयान 3 इस प्रकार से स्पेस में पहुंचता है। और ध्यान रखना है चंद्रयान 3 के अंदर में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, और वो 3 इंपॉर्टेंट हिस्से क्या हैं दोस्तों। ये फोटो ना थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको आराम से इसके बारे में समझा दूंगा। 3 इंपॉर्टेंट हिस्सों में सबसे पहला आता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा आता है विक्रम लैंडर। तो अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। अभी कल क्या हो गया, ये दोनों आपस में जो जोड़ लगा हुआ था इनमें से वो सेपरेट हो चुके हैं, ये अलग अलग हो चुके हैं। क्योंकि लैंडर का मेन काम है चांद पर लैंड करना, जबकि प्रोपल्शन का मेन काम है ये ऑर्बिट करना, ये चक्कर लगाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो लैंडर लैंड होगा ना, इसके अंदर रोवर भी रखा हुआ है। रोवर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, जो आप देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर इस प्रकार से ये पहिए लगे हुए हैं। इसको नाम दिया गया प्रज्ञान रोवर। 26 किलो का वजन है इसका। क्या होगा, जैसे ही लैंडर लैंड करेगा चांद के ऊपर में, ये इसका दरवाज़ा खुलेगा, इसमें से जो रोवर है वो निकल कर आएगा, और वही रोवर यहाँ पर घूमकर हमारा जो सैंपल का एनालिसिस है चांद के ऊपर में वो करने वाला है। तो दोस्तों आपको जो ये प्रोपल्शन दिख रहा है ना, इस प्रोपल्शन मॉड्यूल का जो पेलोड है वो क्या है, वो है शेप आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है। शेप का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लानट अर्थ। तो ये जो पेलोड है ये आपको प्रोपल्शन मॉड्यूल पर देखने को मिलेगा। इसका मेन काम होगा हमारे पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करना, समझ गए।
लेकिन ये पृथ्वी की जब अध्ययन करेगा तो कैसे करेगा? तो इसको तो पृथ्वी के चक्कर लगाने चाहिए थे। नहीं, मैंने आपको क्या बोला, ये हम लॉन्च कर रहे हैं चांद के ऊपर में। तो अभी ये दोनों पहुंच जाते हैं साथ में, यानी कि हमारा जो प्रोपल्शन है और साथ ही साथ में जो लैंडर है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, चांद पर पहुंचे। अब पहुंचने के बाद में क्या होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में लैंडर का काम, नाम आपको पता चल ही रहा है, वो चांद पर लैंड करेगा। लेकिन प्रोपल्शन क्या करेगा? प्रोपल्शन हमारे चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये प्रोपल्शन हमारे चांद का ऑर्बिट करेगा और चंद्रमा की कक्ष में आप कह सकते हो वहीं पे घूमते घूमते जो पृथ्वी का अध्ययन है, जैसे मैंने बोला अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका यहाँ पर स्टडी, उसका अध्ययन ये करने वाला है। और उस अध्ययन के साथ साथ इसका मेन काम ये भी होगा कि पृथ्वी जैसे जो रहने के लिए जो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है उसमें रेडिएशन में क्या कोई खास बात है या नहीं है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर ये देखने का काम करेगा। ठीक है, पृथ्वी के अलावा कुछ और रहने के लिए प्लैनेट्स, उसके बारे में ये जानकारी जुटाकर हमें देगा। ठीक है, तो अब ये अपने काम में लग चुका है, ये हमारे चांद का ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन लैंडर अभी भी अपने मिशन पर जारी है, क्योंकि लैंडर क्या करेगा, 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा और उसके बाद में इसी लैंडर में से निकलेगा रोवर। ठीक है, रोवर का मेन काम क्या होगा कि चांद की सतह पर जो केमिकल और मिनरल का अध्ययन करना है, उसकी जो स्टडी करनी है, वो सारा काम इसी के ऊपर रहने वाला है। तो जहाँ पर ये लैंडर लैंड करेगा ना, उसके आसपास की चांद की जो मिट्टी होगी, है ना, जो चट्टानें होगी, उसका यहाँ पर ये बहुत ही डिटेल से स्टडी करने वाला है कि क्या क्या केमिकल, क्या क्या मिनरल एग्जैक्टली चांद के ऊपर में देखने को मिले हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया था कि चंद्रयान 3 को हमने LVM-3 नाम का जो रॉकेट है इससे लॉन्च किया था। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर, रोवर, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख ली हैं। पहले जैसे मैंने बोला, ये रॉकेट गया, रॉकेट में धीरे धीरे जैसे इसका सेपरेशन होता रहा, क्योंकि रॉकेट के जो बूस्टर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, धीरे धीरे रॉकेट ये खुलता हुआ चले जाता है। तो इस तरीके से रॉकेट सेपरेट हुआ, सेपरेट होता होता यहाँ पर इसने हमारे सैटेलाइट को पहुँचा दिया, इस चंद्रयान 3 को जो हमारा पृथ्वी का कक्ष है उसमें पहुंचा दिया। तो इसने चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के पहले काफ़ी सारे चक्कर लगाए और चक्कर लगाते लगाते इसने चांद का ऑर्बिट पकड़ लिया, जिसको हम लोग ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फिर इसने यहाँ पे क्या किया, मून के चक्कर लगाने स्टार्ट किए। अब चक्कर लगाते लगाते ये दोनों प्रोपल्शन और लैंडर अलग हो चुके हैं। लैंडर उतरेगा, प्रोपल्शन चांद के चक्कर लगाता रहेगा और अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करता रहेगा। क्लियर? तो बस सिंपल सा यही अपडेट है कि ये दोनों आपस में सेपरेट हो चुके हैं, मतलब हम अपने मिशन के और भी काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं। शेप क्या है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक बात और ध्यान रख सकते हो, जो लैंडर चांद पे उतरेगा, जो रोवर इसमें से निकलेगा, इनका जो मिशन लाइफ होने वाला है वो केवल 14 दिन का होने वाला है। लगभग 2 सप्ताह के लिए यहाँ पर ये वर्क करेगा। ठीक है, जबकि प्रोपल्शन मॉड्यूल का कुछ महीने का टाइम पीरियड है, वो कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा मंथ तक जो है वो चक्कर लगाता रहेगा और स्टडी करता रहेगा। ठीक है, आई होप आपको इसके बारे में सारी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। प्लस मैं आपको PDF में इसके बारे में कुछ लिखित में डेटा प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। आप वो भी पढ़कर यहाँ पे आराम से अपना कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। तो जो हम पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया, ये GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अब जो दूसरा आर्टिकल है ये थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिंक करेंगे। तो जो हमारी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने अभी एक वॉरशिप जिसका नाम है विंध्यागिरी, इसको लॉन्च कर दिया है। तो विंध्यागिरी बेसिकली क्या है, एक प्रकार का फ्रीगेट है। फ्रीगेट मतलब लड़ाकू जहाज़, जो कि यहाँ पर डिस्ट्रॉयर से छोटे होते हैं और कॉर्वेट से बड़े होते हैं, यानी कि मिडिल साइज़ में अगर हम बात करें तो एक लड़ाकू जहाज़ आपको ये देखने को मिलेगा, विंध्यागिरी। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कल के दिन विंध्यागिरी को लॉन्च कर दिया है। और विंध्यागिरी मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे प्रोजेक्ट 17A का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोजेक्ट 17A की स्टार्टिंग बहुत पहले कर दी गई थी। इस प्रोजेक्ट 17A के तहत हमने कई सारे इसी प्रकार के जो लड़ाकू जहाज़ हैं वो बनाए हैं, जिसमें से अभी विंध्यागिरी ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है और पहले भी कई सारे ऑलरेडी जो जहाज़ हैं वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप दूंगा। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि प्रोजेक्ट 17A की खास बात यह है, ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने का काम करता है, क्योंकि हमने ये जो जहाज़ बनाया है ये खुद से बनाया है। इस फ्रिगेट को बनाया गया है इंडियन नेवी एट कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जिसको हम लोग GRSE के नाम से जानते हैं, इनके थ्रू यहाँ पे इसको डेवलप किया गया। समझ गए? तो ये आपने ध्यान में रखना है, मतलब भारत ने खुद से यहाँ पे इसको डेवलप किया है। तो अगेन प्रोजेक्ट 17A आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट को भी प्रमोट करने का काम करता है। प्रेसिडेंट ने बोला कि देखो, इंडियन ओशन रीजन के अंदर में जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए ये जो जहाज़, लड़ाकू जहाज़ हमारी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है।
समझ गए। तो ये तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, 4-5 पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जब आप पढ़ते हो तो आपको प्रोजेक्ट 17A के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट 17A एग्जैक्टली है क्या, कौन कौन से और भी जहाज़ है जो कि इसके अंदर में डेवलप करे गए। अब आपको पहली बात ये समझनी होगी, इस वाले जहाज़ का जो विंध्यागिरी लॉन्च किया गया है, इसका नाम विंध्यागिरी ही क्यों रखा गया है। विंध्यागिरी बेसिकली माउंटेन रेंज है, एक पूरी पहाड़ी है कर्नाटका के अंदर में, उसी के ऊपर यहाँ पे इस वाले जहाज़ का नाम रखा गया। प्रोजेक्ट 17A जो है ना, इसी का ये छठा शिप है। इससे पहले ऑलरेडी 5 शिप ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास में, समझ गए। विंध्यागिरी एक प्रकार का फ्रिगेट है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ फ्रिगेट क्या होता है। देखो 3 प्रकार के लड़ाकू जहाज़ होते हैं। एक होते हैं कॉर्वेट, कॉर्वेट जो साइज़ में सबसे छोटे होते हैं, इनमें भी कई सारे वेपन्स मिसाइल्स वगैरह लगी हुई देखने को मिलती हैं। दूसरे वाले जो यहाँ पर जहाज़ होते हैं वो होते हैं फ्रिगेट, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अब जो फ्रिगेट है वो कॉर्वेट से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो जो फ्रिगेट है ये कॉर्वेट से बड़ा होता है, और कॉर्वेट जो है इसमें भी कई सारे वेपन्स मिसाइल्स वगैरह सब कुछ लगी हुई देखने को मिलेगी। फिर तीसरा आता है डिस्ट्रॉयर। अब जो डिस्ट्रॉयर है वो यहाँ पर सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जो डिस्ट्रॉयर है सबसे बड़े साइज़ का होता है और इसमें भी ढेर सारे वेपन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हम मिडिल साइज़ वाले यानी फ्रिगेट की बात कर रहे हैं। अब देखो विंध्यागिरी रेंज के बारे में आपको समझ में आ गया। अब पता है इसका नाम विंध्यागिरी इसलिए भी रखा गया है क्योंकि उससे पहले हमारे पास में, मतलब जो पहले वाला समय था, ऑलरेडी हमारे पास में एक नेवल शिप ऐसा था जिसका नाम विंध्यागिरी था, जो कि 31 साल तक जिसने अपनी सर्विस दी। 1981 से लेकर 2012 तक उस विंध्यागिरी वाले जहाज़ ने काम किया, अलग अलग अभ्यास को यहाँ पे अटेंड किया, तो उसी की याद में हम लोगों ने इसका भी नाम विंध्यागिरी रख दिया है। अब क्वेश्चन यह है कि सर ये इंडियन नेवी का जो प्रोजेक्ट 17A है ये एग्जैक्टली क्या है, इसको लेकर आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट, इन पूरे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था भारतीय नेवी के थ्रू 2019 में। 2019 से अभी तक कई सारे हमारे पास में ऑलरेडी जहाज़ आ चुके हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया जो हमारी इंडिया की डिफेंस फोर्सेस हैं उनके थ्रू, ताकि हम बढ़िया वाले जो फ्रिगेट्स है वो बना सकें, ऐसे फ्रिगेट जो कि दुश्मन की पकड़ में भी ना आए, रडार की पकड़ में भी ना आए। और इन सभी फ्रिगेट्स को बनाने वाली 2 कंपनियां हैं, इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं। एक का नाम है MDL और दूसरे का नाम है GRSE। MDL मतलब मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और दूसरा GRSE का मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये जो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे फ्रिगेट्स हैं इनका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सोच समझ कर तैयार किया गया। जैसे मैंने आपको बताया, रडार की पकड़ में भी ना आए, दुश्मन की पकड़ में भी ना आए, दुश्मन इसको डिटेक्ट ही ना कर पाए, इस प्रकार से यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस जहाज़ को तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट 17A के प्रोग्राम के अंदर में लगभग टोटल अगर हम देखें तो 7 जहाज़ आपको देखने को मिलेंगे जो कि हम बना रहे हैं, जिसमें से 4 जो है MDL में बन रहे हैं और 3 जो है GRSE के अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो ये जो शिप है, शिप का जो नाम है, जो हमने अभी 7 शिप देखे हैं ना, सातों शिप के नाम क्या है। एक का नाम है INS नीलगिरी, दूसरे का नाम है INS हिमगिरी, तीसरे का INS उदयगिरी, चौथे का INS दूनागिरी, 5वें का INS तारागिरी, छठे का INS विंध्यागिरी जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, और 7वें का INS महेंद्रगिरी। अब आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि जितने भी यहाँ पर ये नाम है, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, ये सब हमारी पहाड़ियाँ हैं। तो इंडिया के अंदर में जो अलग अलग हिल रेंजेस हैं उन पहाड़ियों के नाम के ऊपर ही यहाँ पर इन जो जहाज़ हैं इनका नाम रखा गया है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो शिप्स हैं जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं 2019 से 2022 तक, क्योंकि 2019 में ये हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ चुका था, तो 2019 से 2022 के बीच में जो शिप्स लॉन्च हो चुके हैं उनमें नीलगिरी है, हेमगिरी है, उदयगिरी है, दूनागिरी है, तारागिरी है, और छठा फ्रिगेट अभी ये भी लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है विंध्यागिरी। अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब इन छठों में से जो सबसे पहली जो लॉन्च किया गया था जहाज़ वो था नीलगिरी, जिसको 2019 में स्टार्टिंग वाले ईयर में ही लॉन्च कर दिया गया था। प्रोजेक्ट 17A के अंदर में जो जहाज़ तैयार किए जा रहे हैं इससे हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, इवन यहाँ पे नेवी की जो पावर्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम यहाँ पर कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद से इन सभी जहाज़ों को तैयार कर रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं इससे ढेर सारा जो रोज़गार है वो जनरेट हो रहा है 2000 से ज़्यादा कंपनीज़ के लिए, प्लस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हमारे देश के अंदर है उनके लिए भी रोज़गार जनरेट हो रहा है। अब ये फ्रिगेट क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हो। फ्रिगेट एक प्रकार का लड़ाकू जहाज़ है, बहुत छोटे साइज़ का होता है, और छोटे साइज़ होने की वजह से इसकी जो गति है, इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है, तो ये बाकी हमारे बड़े जहाज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है क्योंकि इसमें ढेर सारे हथियार लगे हुए होते हैं। और जैसे मैं आपको बताया कि फ्रिगेट जो है कॉर्वेट से बड़े होते हैं लेकिन डिस्ट्रॉयर से छोटे होता है, ये लाइन ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। फ्रिगेट्स का जो वजन होता है लगभग 3000 से 5000 टन के आसपास देखने को मिलता है। इनको ऐसा तैयार किया गया कि काफ़ी तेज़ होता है, फुर्तीले होते हैं, बहुत तेज़ी से यहाँ पर ये जहाज़ चल सकते हैं। इनके अंदर अलग अलग वेपन्स, गन्स, टॉर्पीडो, मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं।
अब फ्रिगेट वर्सेस डिस्ट्रॉयर वर्सेस क्रूज़र वर्सेस कॉर्वेट अगर आपको करना है तो ऑलरेडी अभी हमने बात की है इसके बारे में। क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, क्या इतना कुछ क्यों पढ़ाया? बहुत आराम से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको डिफेंस के दिखा सकता हूँ जो कि यहाँ ऐसे डायरेक्टली बने हों, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के एक यहीं पे दिखाऊंगा। 2016 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था, क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आईएनएस अस्त्राधारिणी। ठीक है, जो आईएनएस अस्त्राधारिणी है ना, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा थी। तो बोला गया आईएनएस अस्त्राधारिणी जो हाल ही में न्यूज़ में है, बताओ ये क्या है? क्या ये एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है? क्या ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है? क्या ये टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है? या फिर ये एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो बताओ यहाँ पर एग्जैक्टली ये क्या है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस अस्त्राधारिणी एक खुद का बनाया हुआ टॉर्पीडो लॉन्च रिकवरी वेसल है। ठीक है, टॉर्पीडो वगैरह को यहाँ पर ये लॉन्च कर सकता है। समझ गए? तो ये यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली बन जाते हैं, आपने ध्यान रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो जो हमने 4 महीने पहले स्टार्ट किए थे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास में अच्छा चांस है। और उस पेड ग्रुप के अंदर में डेली बेसिस पे करंट नोट्स पीडीएफ्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, चंद्रयान 3 वाला डिस्कस किया, उसके बाद यहाँ पे हमने अभी डिफेंस वाला आर्टिकल डिस्कस किया। तो इन आर्टिकल में आपको मैंने काफ़ी सारा बैकग्राउंड डेटा दिया, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनना है उसी बैकग्राउंड डेटा से बनना है, ना कि आर्टिकल से बनना है। तो वो सारा बैकग्राउंड डेटा का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रिंटेबल फॉर्म में कि आप उसको प्रिंट आउट निकाल सको, इस प्रकार की पीडीएफ आपको इसी डेली करंट नोट्स वाले ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये जो ग्रुप है ये आप बहुत कम अमाउंट में ज्वाइन कर सकते हो, केवल 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, आपने कभी दोबारा कोई पैसा नहीं देना है, केवल 499 में आपने इसको ज्वाइन करना है। जो भी आपको ग्रुप में बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, आगे इसमें जो भी एडिशन होता रहेगा वो सब आपके लिए फ्री होगा। समझ गए? उसके साथ साथ आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए एक बहुत ही सरल तरीका भी है, वो है व्हाट्सएप पर जाना। आपको ये नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज करना कि हाँ मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, साथ ही साथ में डेमो वीडियो का लिंक दिया जाएगा। आप पहले अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, सेटिस्फाई भी कर सकते हो। मतलब एक डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू जब आप देखोगे वीडियो तो आपको पता चलेगा वो ग्रुप एग्जैक्टली कैसा दिखाई पड़ता है, कैसे पीडीएफ्स हैं, प्लस क्या क्या इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, कैसे वो ग्रुप आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर समझा रखी हैं। तो उस वीडियो को देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में अपना ये 499 का इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके माध्यम से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, बाकी दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा रहती है, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। आज छोटा सा टारगेट है, वैसे रोज़ ही रहता है 5K प्लस लाइक्स का, वो आपने अचीव करवाना है। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाओगे और वहाँ पे लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 13,000 से ज़्यादा ऑलरेडी लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। अगला आर्टिकल एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आपको लगता है ये फोटो इंपॉर्टेंट हो सकता है? ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल हम छोड़ सकते हैं इसको, निकल सकते हैं ऐसे छोड़कर, लेकिन छोड़ना नहीं है दोस्तों इसको बिल्कुल भी। ये जो आपको फोटो दिख रहा है, इसमें जो ये वाटरफॉल आपको नज़र आ रहा है ना, बहुत ही सुंदर सा ये नज़ारा जो दिख रहा है, इस वाटरफॉल का नाम है गगनचुकी वाटरफॉल। तो ये गगनचुकी जो वाटरफॉल है ना, ये कर्नाटक के मंड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन आपने हर हाल में ध्यान रखनी है। तो गगनचुकी वाटरफॉल कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में। ये न्यूज़ में क्यों है? तो यहाँ पर ये फोटो दिख रहा होगा, सामने वाटरफॉल है और इधर चल रहा है कंस्ट्रक्शन। सामने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। इस साल बारिश भी अच्छी खासी हुई है और ये जो जगह है ना, यहाँ पे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो हर साल आते हैं इस वाटरफॉल को नज़ारा लेने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, फ़ोटो से ही काफ़ी बेहतर लग रहा है, सभी का मन कर रहा है, मेरा खुद मन कर रहा है इसको देखने का। तो ढेर सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। अब दूसरी चीज़, एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है इसमें? एग्ज़ाम के दोस्तों लोकेशन पढ़नी है। तो लोकेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पीडीएफ में आपको ये 3 लाइनें प्रोवाइड करवा दूंगा। बाराचुकी और गगनचुकी, ध्यान रखना, बाराचुकी और गगनचुकी ये दोनों ही वाटरफॉल्स ना कहाँ पर सिचुएटेड हैं? कर्नाटक के मंड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सिचुएटेड हैं। ये तो याद हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है, ये वाटरफॉल्स कौन सी नदी के थ्रू क्रिएट हो रहा है? किसी नदी से तो बन रहा होगा ये वाटरफॉल। हाँ, तो कौन सी नदी से बन रहा है? तो रिवर कावेरी से बन रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कावेरी नदी यहाँ पर इस वाटरफॉल को बनाती है, ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि वाटरफॉल कोई ना कोई नदी तो बना रही होगी पीछे से, तो यहाँ पे कावेरी नदी इस वाटरफॉल को बनाती है। ओके, इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? यूपीएससी ने 2003 में एक सवाल पूछ लिया था। सवाल ये था कि वाटरफॉल विक्टोरिया, ये बहुत फेमस वाटरफॉल है, वाटरफॉल विक्टोरिया कौन सी नदी से एसोसिएटेड है? डायरेक्टली ये सवाल था, डायरेक्टली अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या जाम्बेजी। तो उसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमेजन। ठीक है,
सॉरी ज़ाम्बेज़ी, ऑप्शन नंबर डी ज़ाम्बेज़ी। तो जो विक्टोरिया वाटरफॉल है ये ज़ाम्बेज़ी नदी से एसोसिएटेड है, जो कि अफ्रीका में सिचुएटेड है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो ये गगनचुकी वाटरफॉल है ये कौन सी रिवर से सिचुएटेड है, क्योंकि हम प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर ही यूपीएससी को एनालाइज कर सकते हैं। हालांकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, जैसा 2023 में साबित हो चुका है, बट फिर भी हम ट्राई करते रहेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। यूपीएससी का नेचर क्या है, समझ गए। आगे आते हैं। नव अगला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। यहाँ पर कुछ माउंटेन्स न्यूज़ में है दोस्तों, और उन माउंटेन्स की लोकेशन भी न्यूज़ में, अगेन आपने मैप के बेसिस के ऊपर, क्योंकि अब की साल आपने देखा था भाई मैप के क्वेश्चन दबा के पूछे गए थे और ज़्यादा भारी नहीं थे मैप के क्वेश्चन, बहुत ईजी थे। उस पूरे पेपर को सॉल्व भी किया है मैंने, वीडियो आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पर, है ना। तो यहाँ पे ना आर्टिकल में बात की जा रही है केरला से। यहाँ पर एक लेडी आपको ये देखने को मिलेंगी जो कि आज अभी बहुत चर्चा में पहले भी थी, क्योंकि 2021 में उन्होंने कई सारे पहाड़ों की चढ़ाई की है और अभी इनका टारगेट है कि और भी पहाड़ों की चढ़ाई करना। इनका टारगेट यहाँ पर यह है कि सातों जो अलग अलग महाद्वीप है, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन 7 कॉन्टिनेंट में जो 7 बड़े बड़े सबसे ऊंचे वॉल्केनिक समिट्स हैं उसको यहाँ पर अचीव करना, ये इनका टारगेट है। तो ये वेमेन जो है अभी अलापुजा से निकल कर आती हैं और इन्होंने ऑलरेडी, आप कह सकते हो अगर पिछले 21 महीने की बात करेंगे तो पिछले 21 महीनों में इन्होंने किलिमंजारो की चढ़ाई की है। किलिमंजारो के साथ साथ दमवंत और एल्ब्रस, ये 3 पहाड़ियों की ऑलरेडी चढ़ाई कर चुकी हैं, ये 3 वॉल्केनिक समिट्स की चढ़ाई कर चुकी हैं। ठीक है, जब ये माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई कर रही थी, माउंट किलिमंजारो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तांजानिया के अंदर में। तांजानिया नाम का एक देश है, वहीं पर यह माउंट किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर्स की है। ठीक है, दूसरा जो है वो है माउंट दमवंत है, ये ईरान में है, इसकी चढ़ाई भी ये नवंबर 2021 में कर चुकी हैं, आपने ध्यान में रखना है। तो तांजानिया का पहाड़ ऑलरेडी चढ़ लिया इन्होंने, ईरान का सबसे ऊंचा पहाड़ भी चढ़ लिया। और फिर तीसरा यहाँ पे माउंट एल्ब्रस की जो हाइट है लगभग 5642 मीटर्स के आसपास है, ये रशिया में है। इसको भी, इसकी समिट इसकी चोटी पर भी पहुँच चुकी हैं। इवन जो आपको ये फोटो दिख रहा है ना इनका, जिनका नाम है मिलाशा जोसेफ, ठीक है, ये जो वेमेन है इनका नाम क्या है, मिलाशा जोसेफ। तो ये अभी माउंट एल्ब्रस का फोटो आपको देखने को मिलेगा रशिया में, और ये अभी 8 अगस्त 2023 में ही चढ़ी हैं, इसकी समिट पर पहुंची हैं। अभी हम लोग अगस्त के महीने में, आपको पता होगा, समझ गए। तो ऑलरेडी ये 4 पहाड़ की चढ़ाई कर चुकी, सॉरी 4 नहीं 3, किलिमंजारो, दमवंत और एल्ब्रस। अभी इनका टारगेट है कि और भी लगभग 4 पहाड़ और बचे हैं, उनकी चढ़ाई भी करनी है। तो इनकी लिस्ट में अभी 4 पहाड़ कौन कौन से हैं, एक है ओजस डेल सेलेडो, ये अर्जेंटीना में है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा है पिको डे ओरिज़ाबा, ये मैक्सिको के अंदर में है। फिर तीसरा यहाँ पर है माउंट गिलोवे, ये पपुआ न्यू गिनिया में है। फिर अभी एक है माउंट सिडली, ये एंटार्क्टिका के अंदर है। ठीक है, तो अभी ये 4 पहाड़ी और ज़्यादा इनकी लिस्ट में है। इनकी लोकेशंस मैंने आपको बता दिया, रीज़न क्या है वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ये हमें केवल यहाँ से इस आर्टिकल से पढ़ना होगा, PDF में आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा डायरेक्टली। आगे आते हैं, नवाएंगे आएंगे बिजनेस पेज पर। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बाकी इन्फ्लेशन वगैरह तो डिस्कस करते रहते हैं, कल भी डिस्कस किया था। ये बहुत रेलिवेंट आर्टिकल है। इसको GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इंडिया ने रशिया से अभी यहाँ पर बोला है कि हम रशिया से गेहूँ को इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब आप भी शॉक हो रहे होंगे थोड़ा बहुत कि भारत के पास में तो ऑलरेडी बहुत सारा गेहूँ का उत्पादन होता है, तो हम रशिया से क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों हुआ क्या है ना, पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ समय पर भी अगर हम देखें तो फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुआ है हमारे देश में। जो खाने पीने की चीज़ हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राइस बढ़ चुके हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, इवन यहाँ पर जो गेहूं के दाम हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तर पर पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी वजह से इंडिया को ये काम करना पड़ रहा है, हमें अपने मार्केट के अंदर में स्टेबिलिटी को बनाने के लिए थोड़ा इसका सप्लाई बढ़ाना होगा, क्योंकि डिमांड उतनी है, अगर सप्लाई कम होगी तो उसके प्राइस ऑब्वियस ही बातें पड़ेंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम रशिया से अभी गेहूं को इंपोर्ट करेंगे। तो इंडिया बातचीत कर रहा है रशिया से ताकि हम गेहूं को इंपोर्ट करें, ढेर सारा गेहूं हम रशिया से मंगाएं अपने देश में, इसका सप्लाई बराबर होगा। जिससे हम क्या कर सकेंगे, अगर इसकी सप्लाई भरपूर मात्रा में पहुंच जाती है देश भर के अंदर में, इससे क्या होगा कि इसके जो दाम है जो पिछले 15 महीनों में सबसे ज़्यादा हो चुके हैं वो दाम थोड़े से कंट्रोल हो पाएंगे, समझ गए। तो अभी यहाँ पर जो इंडिया है वो अभी बात कर रहा है कि लगभग रशिया से 8 से 9 मिलियन टन के आसपास जो गेहूं है वो परचेज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखना है। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, इन्फ्लेशन एक सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरी चीज़, अब थोड़ा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपने गेहूं के बारे में जानना है, वीट के बारे में, कि वीट का सिनेरियो एग्जैक्टली दुनिया भर में क्या है।
यहाँ पर आपको एक बढ़िया फोटो देखने को मिलेगा जो कि वीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहली चीज़, गेहूं की अगर खेती करनी है तो उसको खेती करने के लिए यहाँ पर कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है उसकी जो फसल है उसको लगाने के लिए। फिर उसकी कटाई के लिए लगभग यहाँ पर 21 से 26 डिग्री के सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। फिर गेहूं के फसल को लगभग हर साल 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश भी चाहिए होती है। कौन सी मिट्टी में ये बढ़िया ग्रो करता है, तो फर्टाइल लोमी और क्ले वाली जो सॉइल होती है उसके अंदर सबसे बढ़िया तरीके से ये ग्रो करता है। इवन जो सदर्न वाला पोर्शन है वहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है उसमें ये बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकता है। और आज अगर हम भारत के अंदर बात करें सबसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, देखिए कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। तो टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के अंदर में टॉप पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है गेहूँ का। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, ये सभी यहाँ पर स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया जो है चाइना के बाद में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गेहूं का। चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, भारत दूसरे नंबर पर आता है, हम प्रोडक्शन करते हैं दूसरे नंबर पर आते हैं। और दूसरे नंबर पर आने के बावजूद भी आप कह सकते हो हालात ऐसे हैं कि हमें कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना पड़ रहा है। रीज़न ये है कि भारत की पॉपुलेशन बहुत है, तो हम लोग जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही कंजम्पशन भी आराम से हो सकता है या हो जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो जब बात करते हैं फसलों की, तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फसल आपको देखने को मिल जाती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर में। जो पूरा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति आई थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में, उसमें गेहूं का सबसे बड़ा योगदान आपको देखने को मिल जाएगा। गेहूं को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने यहाँ पे कई सारे जो है मतलब गेहूं का जो उत्पादन है, जो कल्टीवेशन है, इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की साइड से ढेर सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी यहाँ पर उठाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि वीट कल्टीवेशन को सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी भी रह जा रही है कि ये जो गेहूं है ये कौन सी फसल है। तो गेहूं जो है ना, जो वीट होता है, ये हमारी राबी क्रॉप है। आपको पता होगा 3 प्रकार की क्रॉप होती हैं, राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप और जैद क्रॉप। राबी फसल वो वाली होती हैं जो कि कहीं ना कहीं अक्टूबर से दिसंबर में उगाई जाती हैं, इनको लगाया जाता है और इनकी कटाई अप्रैल से जून के बीच में होती है। खारिफ क्रॉप वो होती हैं जो जून जुलाई के बीच में इनका बीज बोया जाता है और कटाई यहाँ पर इनकी सितंबर अक्टूबर में होती है। जैद क्रॉप्स वह हैं जो इन दोनों मतलब राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, उस बीच में यहाँ पे मार्च जुलाई में इनको उगाया जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। इनको लगाया जाता है, लगाने के बाद में इनकी कटाई भी हो जाती है उसी समय पर। तो राबी, खारिफ और जैद क्रॉप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे गेहूं, बारले, मटर, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारी हमारी राबी क्रॉप्स हैं। दूसरा चावल हो गया, मेज़, जोवर, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी हमारी खारिफ क्रॉप्स हो गई। और जैद क्रॉप्स जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, चारा वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी जैद क्रॉप्स हो गई। जब बात करते हैं राबी क्रॉप की, तो राबी क्रॉप सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में ग्रो किया जाता है। खारिफ क्रॉप की बात करेंगे तो असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र के अंदर में ग्रो किया जाता है, यानी कि सदर्न स्टेट्स थोड़े ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जो जैद क्रॉप से ज़्यादातर नदर्न और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर में ग्रो किया जाता है। ये मैं इतना डिटेल से क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न क्या है ये देखो, यह है यूपीएससी का 2008 का क्वेश्चन ये था, कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। आपको कुछ फसलों के नाम दिए गए, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, वीट, और पूछा गया इन चारों में से बताओ खारिफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। तो अभी हम तो डिस्कस किया था भाई, वीट तो राबी क्रॉप है, अभी ऊपर ही सबसे पहले राबी क्रॉप डिस्कस किया था ना, राबी क्रॉप में वीट था, गेहूं सबसे टॉप पर था, तो वीट तो राबी क्रॉप है। बाकी कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, ये तीनों हमने खारिफ क्रॉप में डिस्कस किए थे, तीनों खारिफ क्रॉप्स हैं। तो आपसे पूछा गया इन चारों फसलों में से बताओ कौन कौन सी फसलें खारिफ क्रॉप्स हैं। तो ए वाली है, बी वाली है, सी वाली है, ऊपर की तीनों खारिफ क्रॉप्स है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आगे आते हैं, नव आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 3, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोला जा रहा है कि अब से जो ड्रोन होते हैं जिसको हम लोग उड़ाते हैं, उड़ाने के बाद में आप कह सकते हो वो नीचे का पूरे एरिया का एनालिसिस कर सकता है। तो ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा ताकि जो एमजी नरेगा की वर्क साइट से जहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं, जो एमजी नरेगा के अंदर वर्कर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं, उस पूरे साइट का कितनी प्रोग्रेस हो पाई है, कितने क्वालिटी, कितने बढ़िया से काम हो पाया, कितना बढ़िया एसेट्स को प्रोड्यूस किया गया है। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए जो ड्रोन्स हैं उनका यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो भी स्क्रीन पर इस आर्टिकल के अंदर फोटो दिख रहा है ना, ये भी यहाँ पे ड्रोन से लिया गया है। इस ड्रोन का यूज़ किया जाएगा जो भी जहाँ पर भी काम चल रहा है, काम कितना पूरा हो चुका है, कितना नहीं हुआ है, कितनी क्वालिटी उसमें, कितनी क्वालिटी नहीं है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस ड्रोन के माध्यम से करने वाले हैं। ये यहाँ पर डिस्कशन किया गया। इससे क्या होगा, ड्रोन का यूज़ करके एक तो सबसे पहली बात उस एरिया की निगरानी बढ़ा दी जाएगी, उस साइट्स की।
प्लस उसके साथ साथ बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम सारी चीज़ें चेक करेंगे कि कितने प्रोग्रेशन में काम चल रहा है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि खबरें पहले ये भी निकल कर आई हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो काम हो रहा है वो जो हमारे वर्कर्स हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। मशीन से बहुत काम हो रहा है, जहाँ पे वर्कर की ज़रूरत है उस जगह भी मशीन का यूज़ किया जा रहा है। और काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं वो बिना किसी मजदूरी के या बिना किसी काम के यहाँ पर मजदूरी ले रहे हैं। उन्होंने कोई वर्क नहीं किया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे उनको मजदूरी मिल पा रही है। तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस यहाँ पर ये जो ड्रोन्स है वो करने वाले हैं, ऐसा बोला जा रहा है। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, डायरेक्टली यहाँ पर इसके ऊपर निगरानी रखी जा सकेगी और सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर तैयार कर सकेंगे। प्लस बोला यह जा रहा है कि जो SOP है, दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसके अकॉर्डिंग हाल ही में एक मंत्रालय ने, हमारी मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो ये ड्रोन है ये 4 प्रकार की मॉनिटरिंग करेगा। 4 प्रकार से इसका यूज़ होगा। सबसे पहली चीज़ मॉनिटरिंग करना, दूसरा सर्वे करना, तीसरा काम कितना पूरा हो चुका है उसका इंस्पेक्शन करना, चौथा इसका इम्पैक्ट असेसमेंट, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो। एक और काम, एक स्पेशल इंस्पेक्शन करना। मान लो कोई कंप्लेंट आई है तो उस दौरान भी यहाँ पे ड्रोन का यूज़ किया जा सकेगा उस पर्टिकुलर कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन करने में, उस पर्टिकुलर कंप्लेंट को और ज़्यादा डिटेल से देखने में। समझ गए? तो इसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ने बोला है कि जो ड्रोन है ये यूज़ किया जाएगा ओम्बड्स पर्सन्स के थ्रू। जो ओम्बड्स पर्सन होंगे, जिसका मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक ओम्बड्स पर्सन होगा जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारी कंप्लेंट्स को देखना और जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं उन कंप्लेंट्स को वापस से रिजॉल्व करना। ठीक है, कंप्लेंट्स को यहाँ पर जो भी कंप्लेंट्स आई हैं उनको रिजॉल्व करना, ये किसका काम होगा? ओम्बड्स पर्सन का होगा। तो यही एग्जैक्टली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ओम्बड्स पर्सन होगा ये एक बेसिकली ऑफिशियल पर्सन होता है। इसको यहाँ पे जनरली क्या होता है, हमारी सरकार अपॉइंट करती है। इसका मेन काम होता है कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करना, बिजनेसेस के अगेंस्ट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट में जो भी कंप्लेंट्स होती हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है। तो अभी यहाँ पर भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही दी गई है कि कोई कंप्लेंट आएगी 30 दिन के अंदर अंदर वो कंप्लेंट इसको रिजॉल्व करनी है, ख़त्म करनी है इस ओम्बड्समैन को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इतनी देर से MG नरेगा की, तो इस MG नरेगा स्कीम के बारे में पता भी तो होना चाहिए हमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले भी क्वेश्चन आया था। अब MG नरेगा स्कीम यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, स्टार्टिंग में इसका नाम MG नरेगा नहीं था, स्टार्टिंग में इसका नाम केवल नरेगा था, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी बाद में इसके आगे ऐड किया गया। वैसे 2005 में स्कीम आई थी। ठीक है, ये जो स्कीम है इसका मेन काम क्या है? जो हमारे रोज़गार है उसको जनरेट करना। जो खासकर मजदूर हैं, अनस्किल्ड लेबर हैं, जिनके पास में कोई स्किल नहीं है, उनको रोज़गार देने का काम करना, ये एक मेन पर्पज़ है इस पर्टिकुलर स्कीम का। ये जो स्कीम है ये कम से कम बोल रहा हूँ 100 दिन का रोज़गार प्रोवाइड करवाती है हमारे इन वर्कर्स को, जो कि यहाँ पर MG नरेगा के अंदर में आते हैं। और ये जो स्कीम है ये हमारे इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही होती है एक्सेप्ट दी 100% अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पर पूरी तरह से 100% जो आबादी है वो शहर वाली है, उस एरिया को छोड़कर जो हमारे गांव वाले स्पेशल एरियाज़ हैं वहाँ पर ये मेन फोकस करती है। इसका जो प्रोविज़न है वो है यहाँ पर जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनको ये रोज़गार प्रोवाइड करवाना। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखने को मिल जाते हैं। महिलाएं और साथ ही साथ में जो पुरुष हैं, दोनों को यहाँ पर इसी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में एक रोज़गार दिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय पर इस MG नरेगा के अंदर में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं कि वेजेस के अंदर बार बार डिले हो रहा है। जो मज़दूरों को ये इनकी तनख्वाह दी जाती है, ये मजदूरी दी जाती है, ये बहुत ही देरी से दी जा रही है। 1 महीने का अगले महीने या उसके अगले महीने 2-3 महीने बाद इनकी पेमेंट पूरी की जा रही है। रीज़न ये है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के पास में जो फंडिंग है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो ये भी काफ़ी बड़े इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो कुछ इश्यूज़ जो कि हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके टैकल कर सकते हैं। बट अभी इस स्कीम में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस किया। आगे आते हैं और चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। ना दोस्तों, एडिटोरियल में हमारे पास में एक पर्टिकुलर एडिटोरियल है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, जो फेक न्यूज़ को लेकर बात करता है। एक बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से सुनना है। इवन आज का जो मेंस का क्वेश्चन ना वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना। कई बार क्या होती है, जो गलत खबरें होती है, जो फेक न्यूज़ होती है, वो फेक न्यूज़ किस तरीके से हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और कैसे फेक न्यूज़ से हम टैकल कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जा रही है। तो बोला ये जा रहा है कि देखो, अभी मणिपुर के अंदर में हमने बहुत ही भयानक घटना देखी। मणिपुर के अंदर बहुत ज़्यादा दंगे चले। इस पूरे वॉर के अंदर में मणिपुर में जो यहाँ पर पूरी लड़ाइयाँ चल रही थी, पूरे राइट चल रहे थे, इस दौरान यहाँ पे कई सारी जो फेक न्यूज़ है वो भी निकल कर आती हैं। तो बोला यह जा रहा है कि भाई मणिपुर में तो इंटरनेट को बैन कर दिया था, अब इंटरनेट बैन करने के बाद भी इस प्रकार से न्यूज़ और इस प्रकार से वीडियोज़ निकल कर आ रही हैं, ऐसे कैसे? तो यहाँ पर पता ये चलता है कि कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि मणिपुर के अंदर भले इंटरनेट बैन हो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मणिपुर मिजोरम के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं
बॉर्डर पर पहुंचने के बाद में अपनी लोकेशन ऑफ कर देते हैं। लोकेशन ऑफ करने के बाद में अपना डेटा ऑन करके स्मार्टफोन में इंटरनेट का एक्सेस उनके पास में आ जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर पर है। इंटरनेट तो मिज़ोरम में मणिपुर में बैन है ना, मिज़ोरम में नहीं है। तो वहाँ पे बॉर्डर पर पहुँच कर लोकेशन ऑफ करके इंटरनेट ऑन किया। इंटरनेट ऑन करने के बाद में थोड़ा बहुत इंटरनेट पर ब्राउज़ करके जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं, जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके वीडियोज़ इन्होंने डाउनलोड कर लिए। वीडियोज़ डाउनलोड कर लिए लेकिन सोर्स वगैरह कुछ नहीं देखा, बस वीडियोज़ डाउनलोड कर लिए। और उसके बाद वीडियोज़ जो हैं वो ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इवन यहाँ पर जिस कैंपस में ये सभी लोग ठहरे पड़े हैं, है ना, उन कैंप के जो लीडर्स हैं उनके पास में वाईफाई होता है। तो उस वाईफाई का यूज़ करके कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये वीडियोज़ हैं वो कैंप में दिखाए जा रहे हैं, कैंप में शेयर किए जा रहे हैं। जो रिलीफ कैंप्स है वहाँ पे ये वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, वायलेंस के, हिंसा के, प्रोटेस्ट के। लेकिन इन न्यूज़ का सोर्स नहीं पता। ये जो न्यूज़ हैं कहाँ से निकल कर आ रही है, सोर्स नहीं पता। ऐसा यहाँ पे मिला है हम लोगों को डेटा। उसके बाद यहाँ पे पता ये चल रहा है कि बहुत सारी न्यूज़ या बहुत सारे वीडियोज़ कैंप्स के अंदर लोगों ने वो देखी हैं जो कि गलत हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, काफ़ी सारी वीडियोज़ सही हैं लेकिन कुछ वीडियोज़ यहाँ पे गलत हैं। कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं, फोटोग्राफ्स ऐसी हैं जो कि फेक है। मीडिया आउटलेट्स यहाँ पे उसको फेक का टैग ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन वो लोगों में दिखाई जा रही हैं, जिससे दंगे और भड़क रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि फेक न्यूज़ कितनी खतरनाक चीज़ हो सकती है। तो जब इंटरनेट बैन है उसके बावजूद भी इस प्रकार से हरकत करना, ऐसे यहाँ पे बोला गया किसी कॉलेज में, यहाँ पर खासकर जो है चुराचांदपुर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर मेथी वीमेन को असॉल्ट किया गया। इस प्रकार की न्यूज़ यहाँ पे शेयर की गई। जब उसको और एनालाइज किया गया डिटेल से तो पता चला वो फेक न्यूज़ है, किसी पर्सन के पास में पहुँची और उसने यहाँ पे उस न्यूज़ को शेयर कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर आज के समय पर इंटरनेट बैन होने के बाद भी काम चल रहा है, ठीक है। यानी इस प्रकार से वीडियोज़ को शेयर किया जा रहा है। तो राइटर यही बोलता है कि अगर जो लोग हैं इस प्रकार से जो वायलेंस है, इस प्रकार की जो वीडियो वो स्प्रेड करते हैं, शेयर करते हैं बिना किसी सोर्स के, बिना किसी कंफर्म न्यूज़ के, तो इससे दंगे भड़क जाते हैं। और इंटरनेट बैन करने का पर्पस क्या है फिर? जब इंटरनेट हमने राज्य में बैन कर रखा है, पर्पस तो मेन यही है कि अंदर आपसी में कोई फालतू की फेक न्यूज़ की वजह से दंगे ना भड़कें, ठीक है। इसीलिए तो हाँ यहाँ पे इंटरनेट को बैन किया गया है। लेकिन इस तरीके से जुगाड़ फांस के जो काम हो रहा है इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, सारा पर्पस ही बेकार हो गया। इससे दंगे और भड़केंगे, ठीक है। तो फेक न्यूज़ कितनी खतरनाक हो सकती है वो यहाँ पे इन्होंने समझाया। अब आओ मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन आपके पास में ही है, ठीक है, यहीं आर्टिकल से मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये कि फेक न्यूज़ को कर्ब करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो भी आपको समझाऊंगा। इस इंटरनेट के पूरे एज के दौरान जो फेक न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। हाल ही में आपको बताऊंगा एक और न्यूज़ निकल कर आई थी। एक फेक वीडियो स्प्रेड किया गया था जहाँ पे बोला जा रहा है कि एक माइग्रेंट वर्कर तमिलनाडु के अंदर ऐसा है जिसके ऊपर अटैक किया गया। फिर उसके बाद कई सारी फेक वीडियोज़ ऐसे निकल कर आए कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं तमिलनाडु के अंदर में उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो ये फेक वीडियोज़ थी, इसकी वजह से देश भर में हलचल मचने लगा। अब बताओ यहाँ पे साउथ और नॉर्थ इसके बीच में नफरत पैदा होगी नहीं होगी? जबकि ऐसा कुछ है नहीं। फेक वीडियोज़ ये निकल कर आए कि यहाँ तमिलनाडु में इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, जो इधर से कोई लोग जा रहे हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स उन पर अटैक हो रहा है। तो इससे जो भारत का नेशन है इनके बीच में जो हार्मनी इंटीग्रिटी है वो कहीं ना कहीं हार्म होती हुई नज़र आ रही है। और इसी के बेसिस पर आप कह सकते हो पहले भी 2020 में भी बहुत सारे केसेस फाइल करे गए। केसेस किस चीज़ को लेकर थे? फॉल्स न्यूज़ को लेकर, कि लोग भैया फॉल्स न्यूज़ को सर्कुलेट कर रहे हैं। उसी के अंडर में बहुत सारे जो केसेस हैं वो यहाँ पर फाइल करे गए। तो भारत में इस गलत खबरें, इस फर्जी खबरों के खिलाफ एक बहुत ही सख्त कानून की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत है कि उनके पास में एक फैक्ट चेकिंग वाली टीम होनी चाहिए जो कि चेक करे उसको वो ऑथेंटिक है या नहीं है, उसके बाद यहाँ पर लोगों में वो न्यूज़ को रिलीज़ किया जाए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, ये जो फेक न्यूज़ फैल रही हैं इसको हम कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी कितने बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आ रही हैं। सबसे पहली जो चुनौती है वो है लो डिजिटल लिटरेसी। लोगों में देखो इतना डिजिटाइजेशन का नॉलेज नहीं है, स्मार्टफोन का नॉलेज नहीं है। इंडिया की जो डिजिटल लिटरेसी है ना, वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से कोई फेक न्यूज़ फैलती भी है तो आज हम लोग विश्वास करने लगते हैं। इवन आपने घर में देखा होगा पेरेंट्स, यहाँ पे अभी पेरेंट्स को इतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ का कि हाँ फेक न्यूज़ भी हो सकता है, तो स्क्रॉल करते करते फेसबुक पर भी काफ़ी वीडियोज़ देख लेते हैं, फिर वो समझते हैं यार वो ऑथेंटिक है। लेकिन यहाँ पर उसकी ऑथेंटिसिटी कोई होती नहीं है, क्योंकि हमारे पास में स्किल्स नहीं है पता लगाने की कि वो न्यूज़ सही है या गलत है। अब जैसे आप हो मैं हूँ, हम पता लगा सकता हूँ, थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हैं कि भाई हाँ कहाँ से कौन से अखबार से छप रही है, ऑथेंटिक है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर हमारे पेरेंट्स जिनको इस प्रकार की नॉलेज नहीं है तो वो यहाँ पे इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं माप सकते, तो वो क्या सोचेंगे, वो इसी फेक न्यूज़ को सही समझेंगे।
समझ गए। तो पहला प्रॉब्लम इंडिया में यही है कि जो डिजिटल लिटरेसी है वो कम है। दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिल पाएगा यह है कि अगर हम एक इंडियन इनइक्वालिटी रिपोर्ट है 2022 की, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इंडिया में डिजिटल डिवाइड भी बहुत ज़्यादा है। 70% जो पॉपुलेशन है उनके पास में ज़्यादा कोई डिजिटल सर्विसेज की कनेक्टिविटी नहीं है, ज़्यादा कोई यहाँ पर सोर्स नहीं है। इस चक्कर में भी उनको जैसी खबर दे दी जाए वो सही समझने लगते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल यूज़ की अगर हम बात करेंगे तो फेक न्यूज़ ज़्यादातर यूज़ की जाती है इंडिया में पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए। स्पेशली अब जब इलेक्शंस आ रहे हैं तो इलेक्शन से पहले आपको अभी से दिखना शुरू हो चुका है कितनी फेक वीडियोस आपको यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर इस फेक न्यूज़ को कहीं ना कहीं लेकर आती हैं ताकि लोगों का जो ओपिनियन है वो अपनी पार्टी के प्रति करा जाए कि हाँ वो जो लोग हैं वो उसकी पार्टी को सपोर्ट करें। तो इसके लिए भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हो जो ये फेक न्यूज़ है इसको कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी इलेक्शन आ रहा है, उससे पहले देखो कितने कितने न्यूज़ निकल कर आते हैं। तीसरा जो चैलेंज है वो है लिमिट फैक्ट चेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि फैक्ट चेक करने की जो एक बॉडी होती है ना वो बॉडी की हमारे यहाँ पे कमी है। जैसे एक पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट है। अब पीआईबी वाली यूनिट आपका हो गया, पीआईबी वाली है तो यूनिट, लेकिन देखो ये बहुत ही छोटी बॉडी है। हमारा देश कितना बड़ा है, केवल एक बॉडी से काम हो जाएगा, और वो बॉडी है भी तो उसके पास में प्रॉपर फंडिंग भी नहीं है, इस चक्कर में वर्क भी नहीं कर पाती है। तो हमें इसको थोड़ा बड़े स्केल पर इम्प्रूव करना होगा, जो फैक्ट चेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। एक और प्रॉब्लम है लैक ऑफ पेनल्टीज़। आज के समय पर गलत खबर फैलाने में भारत के अंदर में कोई भी पेनल्टीज़ नहीं है। आप यूट्यूब पर देखते होंगे कितने खतरनाक यहाँ पर थंबनेल लगा दिए जाते हैं, उसके अंदर फिर आप देखोगे कुछ नहीं मिलता, क्लिक बेट हो जाता है वो। अब आप कहोगे सर आप भी करते हो, देखो मैं क्लिक बेट नहीं करता हूँ। थंबनेल ऐसे होते हैं लेकिन थंबनेल वो रियल होता है, थंबनेल में कोई ऐसी झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। वीडियो ओपन करोगे आपको उसी से लिंक होता है, वो सब कुछ मिलता है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, एक दो कमेंट मैंने देखे ना सर आप थंबनेल कैसे लगा देते हो, तो वो मतलब वो लोग इधर स्टडी वाले नहीं है ना, इस चक्कर में। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई पेनल्टी नहीं है फेक न्यूज़ फैलाने की, इसकी वजह से अगेन बहुत डिफिकल्ट है इस चीज़ को कंट्रोल कर पाना। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या हमने फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ भी नहीं किया, कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया? ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उठाए गए। फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, आईटी एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में से जो भी यहाँ पर फेक कंटेंट है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, ये जो रूल है कहीं ना कहीं इसका मेन मकसद यही है, फेक न्यूज़ या जो मिस इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में इसको बढ़ने से रोका जाए। दूसरा हमारे पास में आईटी एक्ट 2008 का भी है, जो सेक्शन 66D है इस आईटी एक्ट का। ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी यहाँ पे ऑफेंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है। इसमें अगेन यहाँ पे एक ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि एक बहुत ही मतलब कह सकते हो कि इसी कम्युनिकेशन का यूज़ करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके एक बहुत ही भड़काऊ मैसेज दे रहा है, तो अगेन यहाँ पर या कोई फेक न्यूज़ दे रहा है तो उसको पेनलाइज किया जा सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से। तीसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गया या एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 हो गया। तो स्पेशली कोविड-19 के समय पर ये जो एक्ट क्या है, ये क्या काम करता है, फेक न्यूज़ को सर्कुलेट होने से रोकने का काम करता है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 को लेकर जो फेक न्यूज़ है, तो बीमारियों को लेकर कोई फेक न्यूज़ है तो उसके लिए हमारे पास में एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 वाला है, जो कि फेक न्यूज़ र्यूमर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद में हमारे पास में आईपीसी एक्ट है 1860 का, अभी जिसको लेकर बिल पास किया गया था। तो आईपीसी एक्ट का मेन काम भी जो फेक न्यूज़ को रेगुलेट करने का है। जो इन्फॉर्मेशन कह सकते हो कि यहाँ पे जो राइट्स वगैरह हो रहे हैं, जो दंगे वगैरह हो रहे हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। जो फेक न्यूज़ की वजह से दंगे हो रहे हैं उस फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने का ये काम करता है। प्लस यहाँ पे इस एक्ट का यूज़ कर सकते हैं कोई पर्सन अगर यहाँ पे कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है, किसी को डिफेम कर रहा है, किसी का कैरेक्टर डाउन कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आईपीसी के तहत यहाँ पर उसको चार्ज किया जा सकता है। समझ गए? अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा? सबसे पहली चीज़ हमें मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना होगा। एजुकेशन अवेयरनेस दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर फेक न्यूज़ को कंट्रोल करना है। तो जो लोग हैं उनको जानना होगा कि कैसे हमें सोर्सेज को वेरीफाई करना होता है, फैक्ट चेक क्लेम्स को यहाँ पर चेक करना होगा। तो हमें डिफरेंस करना आना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ विश्वसनीय और कौन सी न्यूज़ अविश्वसनीय है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो काम है वो है स्ट्रेंथन लॉज। जो हमारे पास में कानून है फेक न्यूज़ को लेकर उसको और मजबूत करना होगा, उसको अपडेट करना होगा समय के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुराने लॉज हैं। थर्ड जो हम काम कर सकते हैं वो है एनकरेज रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं ना, उनको एक एथिकल स्टैंडर्ड को अपनाना होगा, उसका पालन करना होगा। क्या सही है क्या गलत, इस चीज़ को सोच कर यहाँ पे जो न्यूज़ है उसको दिखाना होगा। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है फैक्ट चेकिंग के अंदर में, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म में। ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को समझना होगा। एक और काम यहाँ पे किया जा सकता है वो है एनकरेज सोशल मीडिया कंपनीज टू एक्ट।
जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, ट्विटर अब वैसे एक्स हो गया वो, है ना, उसके बाद हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको हमें यहाँ पर कहना होगा कि आपका खुद का काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करो और उसको रिमूव करो। उसके लिए यहाँ पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हैं फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। फैक्ट चेकिंग जितने भी संगठन हैं उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं ताकि यहाँ पे वो वेरीफाई कर सकें न्यूज़ को। समझ गए? तो ऐसा काम हो सकता है, इससे भी यहाँ पे जो फेक न्यूज़ है वो कंट्रोल हो पाएगी। या एक काम ये हो सकता है कि जो हमें फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा देना होगा। इस प्रकार के संगठन अभी भारत में कम हैं, तो ऐसे संगठन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और भी हमें बनाने होंगे जो कि कहीं ना कहीं फैक्ट चेकिंग का काम कर सकें। समझ गए? उसके बाद एक और काम है एनकरेज रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूज़। जो इंडिविजुअल्स हैं, आप हो, मैं हूँ, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरत है हमें भी कि जो भी अनवेरीफाइड न्यूज़ हैं उनको हम अवॉइड करें, उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। समझ गए? या फिर अगर है तो आप उसको एक बार वेरीफाई करने की कोशिश करो, कहीं और से भी देखने की कोशिश करो ना। अब इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बेसिस के ऊपर आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट वो देखते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन बोलता है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन इफेक्टिवली कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ एंड डिस इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट स्ट्रेटजीज एंड सोल्यूशंस कैन बी एम्प्लॉयड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। क्या क्या मेजर मुख्य चुनौतियां देखने को मिलती हैं इस फेक न्यूज़ के स्प्रेड को रोकने में, क्यों हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो क्या क्या रणनीति, क्या क्या सोल्यूशन हम लोग लेकर चल सकते हैं इन पूरी चुनौतियों को ख़त्म करने के लिए। तो ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ पूरे आर्टिकल में। पूरा आर्टिकल नहीं चेपना है, केवल 250 शब्दों में आंसर लिखना है और अपने वर्ड्स के अंदर उसको, यानी जो पूरा आर्टिकल समझाया है उसको पढ़कर अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। ठीक है, हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। नकली समाचारों और दुष्प्रचार के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कौन सी रणनीतियाँ और समाधान नियोजित किए जा सकते हैं। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे लेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे ना, तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है दोस्तों, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो उस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप हमारा काम कर रहा है। नौ आता है प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या था, फटाफट इसको देखते हैं। तो पूछा गया था कि फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वॉज कमीशन सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीरप्पा मोइली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से रिफॉर्म्स के लिए, कौन से सुधार के लिए वीरप्पा मोइली के चेयरमैनशिप के अंडर में एक कमीशन को बनाया गया हमारे भारत सरकार के थ्रू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पर ये कमीशन को सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीरप्पा मोइली। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।